हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। मैं हूँ डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 5 विच इज़ सेल्यूलर प्रोसेसेस। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम ध्यान देंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऑफ दिस चैप्टर, जो है ग्लाइकोलाइसिस एंड हमारी क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले जैसे ही मैं ग्लाइकोलाइसिस बोलती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं और सबसे मेजर सोर्स ऑफ कह सकते हो एनर्जी हमारी बॉडी में क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या लिया, हमने लिया डाइट, वो भी कौन सी, हेल्दी डाइट। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, अच्छा खाना खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगी एनर्जी। और जितनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी उतनी ज्यादा अच्छे से आप अपनी लाइफ में चीजें कर सकते हो। तो आपने क्या लिया, आपने लिया कार्बोहाइड्रेट एंड उससे क्या मिली हमको, उससे मिली हमको एनर्जी। और उसी एनर्जी का यूज कौन करते हैं स्टूडेंट्स, उस एनर्जी का यूज करते हैं हमारे ऑर्गन्स, और फिर उन ऑर्गन्स अपना मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप ये बताओ, जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं इतने अपने एनर्जी के लिए, वो बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बहुत ही कह सकते हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसको हम डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, तो उसको अगर हमें एनर्जी चाहिए होती है तो उसको हमें ब्रेक डाउन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर पार्ट में, उससे रिलीज होती है स्टूडेंट्स एनर्जी, एंड वो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने बेसिक लाइफ फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया कार्बोहाइड्रेट एंड उससे कह सकते हो ग्लूकोज, जो यूजुअली हमारी डाइट में रहता है, एंड हम लेते हैं एंड ग्लूकोज को ब्रेक डाउन जब हम करते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, हम उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ, तो ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में हमें क्या चाहिए, एनर्जी। डायरेक्ट ग्लूकोज को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ मेजर कॉम्प्लेक्स कह सकते हो स्ट्रक्चर, उसको हमें सिंपलर पार्ट में तोड़ना पड़ता है। जैसे ही हम उसे सिंपलर पार्ट में तोड़ते हैं वो रिलीज करते हैं एनर्जी जो कि हमें चाहिए। तो इट इज एज इजी एज इट इज। तो हमने क्या लिया, हमने लिया ग्लूकोज। चलो अब देखो मैंने क्या बताया, ग्लूकोज में हमने ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइको इट्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें है कि ये ग्लाइकोलाइसिस हो कहाँ रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो इसकी कह सकते हो पोजीशन कहाँ ये होता है, तो ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। अब एक बात आप मुझे बताओ कि ऑक्सीजन आपके अकॉर्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत क्रूशियल एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं उन सब में हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली चीज ये है कि जिन प्रोसेसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रहती है, उन सारी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिन प्रोसेसेस में ऑक्सीजन डेफिशिएंट रहता है उनको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। कितना इजी है। तो चलो ये हम समझ गए कि ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस है तो उस चीज को क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां ऑक्सीजन एब्सेंट है वहां उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। इतना बेसिक हमें क्लियर है। अब आप ये मुझे बताओ कि जो हमने ऑक्सीजन यूटिलाइज करा, अगर हम उसमें कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, तो ग्लाइकोलाइसिस इज एन इनकम्प्लीट प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता।
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम क्रेब्स साइकिल में जाके रिलीज करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में जाके हमारा कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस जो कह सकते हो वो दोनों चीजों में हो रही है। कब कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है ग्लाइकोलाइसिस तब भी होगा, जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट है ग्लाइकोलाइसिस तब भी होगा। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो कुछ भी कर लो होगा तो सही। ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होगा। मतलब ग्लूकोज को तो हमें तोड़ना है ही। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अब मैम कब से एनर्जी एनर्जी करे जा रही है? क्या है ये एनर्जी? क्या ये कोई एनर्जी जादू है? नहीं स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में एनर्जी के दो मेजर सोर्सेज हैं। कौन से दो सोर्सेज हैं वो? तो हमारी बॉडी में एनर्जी के दो मेजर सोर्सेज हैं। ठीक है, यहां पे मैं समझाती हूं आपको। एनर्जी दो मेजर फॉर्म्स में या दो मेजर सोर्सेस कह सकते हो, उसमें हमें रिलीज होती है। किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। तो कौन से है वो? तो पहला है स्टूडेंट्स, सबसे कह सकते हो रेडिली अवेलेबल और मैक्सिमम एनर्जी हम इसी के ही फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एटीपी। एटीपी क्या है स्टूडेंट्स? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हम सबसे ज्यादा क्या यूटिलाइज करते हैं? हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं सबसे ज्यादा एटीपी के फॉर्म में। दूसरी क्या होती है स्टूडेंट्स? दूसरी होती है NADH। NADH क्या है? तो NADH होता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ये होता है हमारा NADH। ये दो मेजर फॉर्म्स हैं जिसके कह सकते हो एनर्जी के मेजर फॉर्म्स हैं, जिससे हम अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और अपनी प्रोसेसेस करवा पाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो बेसिकली हमारा एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन जो है हमारा शुगर किससे अटैच रहता है? वो अटैच रहता है 3 फॉस्फेट से। तो एटीपी में क्या है? एडिनोसिन अटैच है हमारे 3 फॉस्फेट से। NADH क्या है? तो NADH स्टूडेंट्स हम कह सकते हो NADH बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करता है। NADH वो सोर्स है जब हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए रहती है। ATP वो सोर्स है जो फ्रीक्वेंटली कह सकते हो कि मुझे भागना है, अब मुझे एनर्जी चाहिए, मेरे मसल्स को एनर्जी चाहिए, मेरे को सेलुलर प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ATP रेडिली अवेलेबल एनर्जी कि दो फौरन टूटेगी, फौरन आपको एनर्जी देगी। लेकिन जब हमें ATP की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब ATP अब हमारे पास कम है, तो तब हम क्या यूटिलाइज करते हैं? तब हम यूटिलाइज करते हैं NADH। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स इसमें समझने का कि NADH वर्क कैसे करता है। हाउ डज NADH वर्क? तो स्टूडेंट्स अब मैं एक रिएक्शन बनाती हूं, यहां पे है मेरा A रिएक्टेंट। अब एक ही रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? जब एक ही रिएक्शन में मैंने A को कन्वर्ट करा B में, ठीक है, मैंने A को कन्वर्ट करा B में। अब इसी रिएक्शन में स्टूडेंट्स मेरा क्या होता है? मुझे क्या चाहिए? अब A को कन्वर्ट करने में B में मुझे एनर्जी चाहिए। तो मैंने क्या करा? मैंने उस टाइम पे क्या रिलीज करा? मैंने अपनी एनर्जी रिलीज करी और मुझे क्या मिले? मुझे मिले इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या मिले मुझे? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की वजह से क्या हुआ? NAD+ किसने कन्वर्ट हुआ? NAD+ ने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करा और वो किस में कन्वर्ट हुआ? वो कन्वर्ट हुआ NADH में। तो वो कन्वर्ट हुआ NADH में। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक ही रिएक्शन में एक चीज क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज, और दूसरी चीज क्या हो रही है? रिड्यूस। एक ही रिएक्शन है जिसमें एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है
उसके ऑक्सीडाइज होने की वजह से एनर्जी क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी का यूटिलाइज किसने करा, उस एनर्जी का यूटिलाइज करा मेरे Na+ ने, और Na+ ने क्या करा, वो हो गया रिड्यूस किसमें, NaDH में। अब स्टूडेंट्स जब वो रिड्यूस हो रहा है तो उसने क्या करा, उसने वापस से वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स उसने अट्रैक्ट करे, एंड अब ये NaDH कहाँ जाएगा, ये NaDH जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहाँ जाएगा ये NaDH, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहां जाके क्या करेगा, ये ATP का रिलीज। तो कितना आसान है, अगर हमारे पास ATP अवेलेबल है तो बहुत ही सॉर्टेड है। जैसे ही ATP है उसको ब्रेक डाउन करो, उसको यूटिलाइज करो एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन अगर ATP डेफिशिएंट है और फिर भी हमें एनर्जी चाहिए तो हम किसका यूटिलाइज करेंगे, NaDH का। उसके पास Na+ रिड्यूस हो जाएगा NaDH में, एंड ये NaDH कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहां जाके ये क्या रिलीज करेगा, वहां जाके ये रिलीज करेगा ATP। कितना आसान है। तो दो फॉर्म में हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। लेकिन ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ जो हमारी प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है। तो चलो ग्लाइकोलाइसिस को एक बार फिर से समझते हैं। अब देखो बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस एक स्टेप प्रोसेस नहीं है। कितनी स्टेप प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलाइसिस में कितनी स्टेप्स हैं, तो टोटल 10 स्टेप्स हैं। कितनी स्टेप्स हैं, 10 स्टेप की एक प्रोसेस है, और वो क्या है, दैट इज फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। किसके लिए है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, पायरुवेट में। ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे ये बताओ कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम अपनी कह सकते हो प्रोसेसेस में दो टाइप की प्रोसेसेस थे। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होगा, प्रेजेंस में होगा तो उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसे हमने कहा था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में हमें कह सकते हो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो इन दोनों में हमें प्रोडक्ट मिलता है पाइरुविक एसिड। दोनों में क्या मिलता है, पाइरुविक एसिड। दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होगी, भले ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो होना ही है। तो अगर दोनों में पाइरुविक एसिड मिल रहा है और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या रिलीज होगा, ATP रिलीज होता है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी, ATP मिलेगी। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो तब हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, तब हमें मिलता है लैक्टिक एसिड। क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। एंड सबसे कह सकते हो एग्जाम्पल जो रहता है वो रहता है किसका, फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रोब्स फर्मेंट करते हैं चीजों को, और कर्ड और ये सब पनीर हमें मिल पाता है, वो सारे क्या होते हैं, फर्मेंटेशन। एंड ये सारी प्रोसेसेस कब होती हैं स्टूडेंट्स, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कहाँ होगा, ये होगा फर्मेंटेशन में, और क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। अब एक कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो पाइरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज कर रहा है ATP। ये कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है,
ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टूडेंट्स, लोकेशन याद करना इन सारी प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कहाँ हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड लैक्टिक एसिड कहाँ प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में। कहाँ प्रोड्यूस होगा? हमारे मसल्स में। इतना क्लियर है आपको? तो ये था बेसिक आउटलाइन कि होता कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें यही लिखा है कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन नहीं है, एंड क्या ग्लाइकोलाइसिस तो तब भी होगा। एंड क्या होगा? ये इसका एग्जांपल है फर्मेंटेशन एंड हमारा लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, जो कहाँ हो रहा था? मसल्स में। एंड उसी जगह अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड वो क्या देती है हमें? वो देती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। अब मैंने आपको इनिशियली क्या बताया था स्टूडेंट्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन क्रेब्स साइकिल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होती है? क्रेब्स साइकिल में रिलीज होती है। ग्लाइकोलाइसिस में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस कैसी है? इनकम्प्लीट प्रोसेस है। ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ जाके होता है? हमारी क्रेब्स साइकिल में। उसके बाद जो NADH हमें क्रेब्स से मिलता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, एंड बहुत सारी एनर्जी का रिलीज होता है। तो ये था पूरा आउटलाइन किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। चलो अब सारी स्टेप्स देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है। व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ठीक है, बहुत ही आसान है। एक दो बार आप लिखो इसे बैक टू बैक एंड आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन कहाँ है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी स्टेप्स होती हैं? तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में होती है 10 स्टेप्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का क्या है कि जो हमारी फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप होती है वो कैसी होती है? वो होती है इररिवर्सिबल। कैसी होती है वो? वो होती है इररिवर्सिबल, मतलब वो प्रोसेसेस वापस से चेंज नहीं कर सकते आप। इतना क्लियर है आपको? चलो अब एक बार हम सारी प्रोसेसेस देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने में? तो मुझे चाहिए ग्लूकोज। तो ये थी मेरी पहली, जब मैंने सबसे पहले क्या लिया, मुझे कह सकते हैं डाइटरी फूड से, कार्बोहाइड्रेट से मुझे क्या मिला? मुझे मिला ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बेसिकली हमारी ग्लाइकोलाइसिस में मुझे क्या करना है? तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस में मुझे ग्लूकोज का ही तो ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लूकोज लिया मैंने एंड मैंने इसको किस में कन्वर्ट करा? मैंने इसे कन्वर्ट करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट करा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो जब स्टूडेंट्स मैंने ग्लूकोज को कन्वर्ट करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो जो एंजाइम का मुझे यूज हुआ वो कौन सा है? वो है मेरा हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है वो? हेक्सोकाइनेज। एंड स्टूडेंट्स ये कैसी है? ये इररिवर्सिबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी बताई मैंने? फर्स्ट, थर्ड और 10th कैसी है? इररिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब मैंने कन्वर्ट करा इसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड ये जो प्रोसेस है इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। मतलब यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख रही हूं तो ये जो स्टेप है ये कैसी हुई? ये हुई मेरी फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। जब भी आपने फॉस्फेट को ऐड करा
उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। इतना क्लियर है? तो इस प्रोसेस में मैंने ग्लूकोज के साथ 6th नंबर पे क्या अटैच करा? फॉस्फेट। तो ये प्रोसेस क्या हुई मेरी? फॉस्फोराइलेशन। कितना आसान है। अब स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ? अब मैंने इसको कन्वर्ट करा किस में? इसको कन्वर्ट करा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट करा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। जब मैंने इसको ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा, मतलब मैंने ग्लूकोज को कहा किससे चेंज कर दिया? मैंने ग्लूकोज को चेंज कर दिया फ्रक्टोज से। तो इसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए आइसोमरेज। जब हमने एंजाइम पढ़ा था तो हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कौन सा एंजाइम? हमें चाहिए आइसोमरेज। अब स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ? ये कन्वर्ट हुआ किस में? ये कन्वर्ट हुआ हमारे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एंड यहाँ पे जो एंजाइम है वो है हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK कहते हैं जिसे। तो इसने कन्वर्ट करा किसको? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि सबसे पहले जब हमने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो तब क्या हुआ? हमने अपनी एनर्जी जो थी हमारी किस फॉर्म में? हमने कन्वर्ट करा ATP को किस में? ADP में। इतना क्लियर है आपको? तो सबसे पहले हमने एनर्जी का किस स्टेप में यूज करा? सबसे पहले हमने एनर्जी का यूज करा हमारी फर्स्ट स्टेप में, जब हमने कन्वर्ट करा उसे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में कोई भी ना एनर्जी हम लेते हैं ना हम रिलीज करते हैं। इतना क्लियर है? जब हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। तब हमने ATP का सेकेंड टाइम क्या करा? यूज करा और उसे रिड्यूस करा और एनर्जी को यूटिलाइज करा। अभी तक हम एनर्जी क्या कर रहे हैं? अभी हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी स्टेप में एनर्जी रिलीज नहीं करी। तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एनर्जी यूटिलाइज करी हमारी फर्स्ट स्टेप में, एंड फिर कहाँ यूटिलाइज करी? फिर हमने यूटिलाइज करी हमारी थर्ड स्टेप में, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। क्या कहते हैं इसे? रेट लिमिटिंग स्टेप। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारी ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें हम स्प्लिट कर देंगे किसको? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को दो चीजों में। इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। हमने सबसे पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एंड एनर्जी का यूटिलाइज करा। इस प्रोसेस में हमने फॉस्फेट का एडिशन करा था, इसीलिए हमने इसको कहा फॉस्फोराइलेशन। ये जो सेकंड स्टेप थी स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आइसोमराइजेशन। क्यों कहेंगे इसे हम आइसोमराइजेशन? क्योंकि इस स्टेप में हमने बस ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज, और कोई ना एनर्जी ली ना एनर्जी रिलीज करी। उसके बाद जब हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। तो कौन सा एंजाइम यूज हुआ? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। उसमें हमने फिर से एनर्जी का इस्तेमाल करा और ATP को रिड्यूस करा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जब भी हम काइनेज का इस्तेमाल करेंगे, जब भी कोई भी रिएक्शन में काइनेज का इस्तेमाल हो रहा है, तब ATP क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी हम लेंगे। और एक और चीज, हमेशा मैग्नीशियम साथ रहेगा।
ये जो स्टेप है बिना मैग्नीशियम के नहीं हो पाएगी। तो मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड जहां जहां भी काइनेज है, आंख बंद करके मैग्नीशियम को ले आना जहां भी काइनेज है, और जहां भी डिहाइड्रोजिनेज है वहां NaDH को ले आना। इतना क्लियर है? ये स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है? तो आ जाते हैं। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हम अपने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को स्प्लिट करेंगे। तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आएगा हमारा एक्शन में कौन सा एंजाइम, जिसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, हम कहते हैं एल्डोलेज। क्या कहेंगे उसे? एल्डोलेज। तो यहां मैं लिख देती हूं एल्डोलेज को, और यहां हम दो चीजों में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कीटोन में स्प्लिट अपनी शुगर को, और दूसरा हम उसे किस में करेंगे, हम उसे कहेंगे एल्डिहाइड में। तो दो चीजों में हम अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो था हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को स्प्लिट कर देते हैं। तो जो कीटोन हमें मिलता है वो क्या होता है, वो होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और जो एल्डिहाइड हमें मिलेगा वो कौन सा है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या मिलेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, अभी तक हम कहाँ थे, हम 6 कार्बन पे ही थे। कहाँ थे, 6 कार्बन पे ही थे। जो ग्लूकोज से हमने स्टार्ट करा था, वो भी 6 कार्बन का ही था, लेकिन इस स्टेप में आके ये क्या हो जाएगा, 2-2 स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हमें मिलते हैं वो कैसे हो जाएंगे, 3 कार्बन के हो जाएंगे। तो ये मैंने क्या करा, मैंने स्प्लिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे एक कीटोन मिला जो था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एक एल्डिहाइड मिला जो था हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स एक कह सकते हो कि इसको आप ग्लिसरल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और ग्लिसरल्डिहाइड को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर आके जो सब्सटेंस ग्लूकीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी ग्लाइकोलाइसिस वहीं उसके लिए स्टॉप हो जाती है, लेकिन एल्डिहाइड के लिए ग्लाइकोलाइसिस अभी भी कंटिन्यूड है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज। अब मैं कौन सा एंजाइम ले आती हूँ, डिहाइड्रोजिनेज। और मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी मैं ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिखूंगी वहां पे क्या आ जाएगा एक्शन में, वहां पे आ जाएगा मेरा NAD एक्शन में। NAD जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और क्या रिलीज करेगा, बहुत सारे प्रोटॉन्स। यही प्रोटॉन्स कहा जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इतना समझ गए। अब हमने डिहाइड्रोजिनेज लिया और क्या करा, रिड्यूस कर दिया। अब हमें क्या मिलेगा, अब जो हमें कह सकते हो कंपाउंड मिलेगा बच्चों, वो है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या मिला अभी हमें, कह सकते हो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किससे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। अब बच्चों जो हमारी फिफ्थ स्टेप के बाद से जितने भी एंजाइम्स हैं उनको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप से लेके फिफ्थ स्टेप तक हर एंजाइम बाय हार्ट आ जाना चाहिए। अब इतना आपको क्लियर है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रही हूं अभी आपको कि जैसे ही हमने कन्वर्ट करा कीटोन और एल्डिहाइड शुगर में, अब हमारी रिएक्शन हर चीज कैसे होगी, दो के फॉर्म में, मतलब दो NAD किस में कन्वर्ट होंगे, दो NADH में। इतना क्लियर है। अब दो ATP क्या कन्वर्ट होगी, ADP में। हर चीज कैसे होगी, दो दो के में होगी। इतना क्लियर है। चलो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक में। चलो नेक्स्ट समझाते हैं हम। जैसे ही हमने इसको 1,3 कन्वर्ट करा किसमें, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे हम इसे, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे फॉस्फेट को निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉस्फेट को निकाल दिया। अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसे, 2 इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, अब जो आती है हमारी स्टेप वो होती है जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट में। किस में कन्वर्ट करते हैं, फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट में, PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। अब स्टूडेंट्स, जब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1,3-BPG को कन्वर्ट कर रहे हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक में, तब क्या होता है, तब होगी हमारी पहली, कह सकते हो पहली ATP का रिलीज। यहां पे क्या हुई, यहां पे हमने पहली बार ATP रिलीज करी। क्या पहली बार एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ जब हमने 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करा किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो पहली बार हमने क्या करा, ATP का रिलीज करा। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, जब हम फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट को एंड प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या है, हमारा पाइरूविक एसिड, जब वो है हमारा पाइरूविक एसिड, जब हम पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हमने ATP का रिलीज करा। ठीक है, इतना समझ गए। तब हमने सेकेंड टाइम ATP का क्या करा, रिलीज करा। पहला ATP हमने रिलीज करा इस स्टेप में, दूसरा ATP रिलीज करा हमने हमारी लास्ट स्टेप में जो थी फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट को जब हमने कन्वर्ट करा पाइरूवेट में या पाइरूविक एसिड में। जब हमने इसे पाइरूवेट में कन्वर्ट करा तो अब हमें ATP का सेकेंड टाइम क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब स्टूडेंट्स, जो जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा था वो क्या था, आ जाओ। जब हमने देखा था कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को किसमें, 1,3 बिसफॉस्फो डाइफॉस्फो या बिसफॉस्फो, दोनों एक ही चीज है। जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में, तब पहली बार ATP का रिलीज हो रहा था और दूसरी बार ATP का रिलीज कब हुआ, जब हमने फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से कन्वर्ट करा किसमें, पाइरूवेट में। अब स्टूडेंट्स, अब आप लोग मेरे साथ वापस से रिवाइज करोगे ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। चलो आ जाओ, कितना आसान था, कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं, इतनी आसान है, एक दो बार लिखोगे पूरी ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलो यहाँ पे मैं बताती हूँ, सबसे पहली स्टेप क्या थी, हमने ग्लूकोज का कन्वर्जन करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में with the help of enzyme hexokinase। वेरी गुड, किससे, with the help of enzyme hexokinase। ये स्टेप क्या थी, फॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि हम फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद आती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब हमने कन्वर्ट करा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तब कौन सा एंजाइम आया, तब आया हमारा आइसोमरेज। पहली स्टेप में क्या होता है, पहली स्टेप में
एटीपी का यूटिलाइज होता है और वो रिड्यूस होती है एडीपी में। तो ये पहली बार हमने एटीपी को खर्च करा, ठीक है। अब आ जाओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जब हमने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करा, तब कौन सा एंजाइम आया? तब आया हमारे पास फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। जब जब ये काइनेज एंजाइम आता है तब तब भाई कौन सा आता है हमारा? तब तब मैग्नीशियम भाई हेल्प करने आ जाते हैं। यहां मैग्नीशियम लिख देते हैं, यहां मैग्नीशियम लिख देते हैं। इतना क्लियर है आपको? जब हमने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कह सकते हो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करा था, तो तब सेकेंड टाइम एटीपी का यूज करके हमने इसको रिड्यूस करा था। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम, ये हो गया सेकेंड टाइम जब हम एटीपी का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं बच्चों, अब हमने लिया हमारा एल्डोलेज एंजाइम और क्या करा? हमने कन्वर्ट कर दिया एक कीटोन शुगर में, एक एल्डिहाइड शुगर में। दोनों कैसे होते हैं? दोनों होते हैं हमारे कि आप चाहो तो इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दो, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। इतना क्लियर है आपको? जब हमने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, यहां पे कौन सा एंजाइम आया? डिहाइड्रोजिनेज। तो जब हमने डिहाइड्रोजिनेज की मदद से इसको रिड्यूस करा, तब क्या हुआ स्टूडेंट्स? तब हुआ मेरा NaDH किस में रिड्यूस? मेरा NAD रिड्यूस हुआ मेरा NaDH में। इतना क्लियर है? और साथ ही उसने क्या निकाले? बहुत ही सारे प्रोटॉन्स। इतना क्लियर है आपको? अब स्टूडेंट्स यहां पे जैसे ही हमने स्प्लिट कर दिया इन दो चीजों को, उसके बाद हमारी रिएक्शन कैसी हो जाती है? हर चीज दो में। तो यहां पे हम 2 NAD किस में रिड्यूस करेंगे? 2 NaDH में। इतना क्लियर है आपको? चलो अब स्टूडेंट्स, जब हमने कह सकते हो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करा? हमने कन्वर्ट करा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में या 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। दोनों एक ही चीज है। जब हमने इसको कन्वर्ट करा तो हमारी पहली बार क्या मिली हमें? एटीपी मिली। अब इस प्रोसेस में एटीपी जनरेट हुई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये स्टेप याद करो, पहली बार एटीपी कब जनरेट हुई? जब हमने कह सकते हो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो फर्स्ट टाइम हमें एटीपी मिलती है। अभी तक हम एटीपी खर्च कर रहे थे, लेकिन इस स्टेप में आके हमें एटीपी रिलीज हुई, एनर्जी मिली। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसे कन्वर्ट करेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। हर चीज नोटिस करो, हर चीज यहाँ पे कैसी हो रही है? 2-2, ठीक है। तो एटीपी भी 2 रिलीज होगी, एटीपी भी 2 रिलीज होगी, NADH भी 2 मिलेंगे हमें यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट को, जिसको हमने कन्वर्ट करा किस में? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। जब हमने फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को कन्वर्ट करा हमारे किस में? पाइरुवेट में, तब हमें सेकेंड टाइम एटीपी मिलती है। क्या मिलेगी? सेकेंड टाइम एटीपी का रिलीज होगा। तो ये आपको क्लियर है? पहला एटीपी रिलीज कब हुआ? पहला एटीपी रिलीज हुआ हमारा जब हमने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किस में कन्वर्ट करा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। दूसरी बार एटीपी मिली जब मैंने फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को कन्वर्ट करा किस में? पाइरुवेट में। तो सेकेंड टाइम मुझे एटीपी मिली। NADH मुझे कब मिलता है? NADH मुझे मिला जब मैंने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करा
1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रही हूं, ये सब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि कौन सी स्टेप में हमने एटीपी यूज करी है, कौन सी स्टेप में हम एटीपी रिलीज करते हैं। इतना क्लियर है आपको? इन दी एंड हमें क्या मिला? हमें मिला पाइरूवेट में। अब ये क्या हुआ? अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ क्या? यहाँ पे पूरी स्टेप में क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ? नहीं। तो ये क्या हुआ? ये ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करेंगे? पाइरूवेट हमें मिल गया। पाइरूवेट मिलने के बाद हम उसे भेजेंगे डीकार्बोक्सिलेशन में। डीकार्बोक्सिलेशन में हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। आपको इतना क्लियर है? ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। इसकी एक एक स्टेप और 5th स्टेप तक सारे एंजाइम्स बाय हार्ट याद होने चाहिए आपको। चलो देख लेते हैं हम थोड़ा। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है वो 3 मेजर कह सकते हो स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो पहली स्टेप क्या होती है उसकी? पहली स्टेप होती है एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप। मतलब नाम में लिखा है कि अभी आप जमा करो, अभी आप एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब अभी आपने एनर्जी रिलीज नहीं करी, अभी तक आप एनर्जी खर्च कर रहे हो और अभी आप कह सकते हो आगे चल के एनर्जी रिलीज करोगे, लेकिन अभी वाली जो स्टेप्स हैं उसमें आप एनर्जी का खर्च कर रहे हो। तो चलो, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट with the help of enzyme hexokinase। हेक्सोकाइनेज यूज करा हमने और ग्लूकोकाइनेज। दिस इज एन इरिवर्सिबल स्टेप। तो 1, 3 और 10th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैसी होती है? दे आर इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो पहले हमने सबसे पहले एनर्जी का खर्च कब करा? जब हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में with the help of enzyme hexokinase। उसके बाद इट इज एंड एटीपी डिपेंडेंट एंड मैग्नीशियम। मैंने क्या बोला? जहां भी ये काइनेज आए मैग्नीशियम भाई फौरन भागते हुए आ जाते हैं। उसके बाद hexokinase is present in almost all the tissues. It catalyzes the phosphorylation। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का एडिशन करना। अब आप फॉस्फेट को ऐड करते जा रहे हो। चलो, ऑफ वेरियस हेक्सोजेस, कौन कौन से होते हैं? जिनमें भी 6 कार्बन की चेन है, मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हेक्सोजेस कहते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज। ये सारे क्या है? 6 कार्बन की चेन्स हैं। अब देखो, ग्लूकोकाइनेज इज प्रेजेंट इन लिवर, कैटलाइजेस द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ओनली ग्लूकोज। हेक्सोकाइनेज जो रहता है वो बहुत सारे टिश्यूज में रहता है और वो फॉस्फोराइलेशन कराता है सारे हेक्सोजेस का। लेकिन ग्लूकोकाइनेज किसका फॉस्फोराइलेशन कराएगा? ओनली एंड ओनली ग्लूकोज। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि ग्लूकोकाइनेज किसके फॉस्फोराइलेशन में आता है, तो नाम पे ही जाना बच्चों, ग्लूकोज आया है तो मतलब ग्लूकोज का ही कराएगा। बड़ा ही फेथफुल है ये, ग्लूकोज नाम का है तो ग्लूकोज का ही फॉस्फोराइलेशन कराएगा। हेक्सोकाइनेज सारे हेक्सोजेस का कराता है। इतना क्लियर है? चलो, उसके बाद आती है हमारी स्प्लिटिंग फेज। अब हमने एनर्जी खर्च कर दी, अब हम तोड़ेंगे किसको? हमारे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जल्दी बताओ, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। किसमें? एक कीटोन शुगर में और एक एल्डिहाइड में। कीटोन जो रहता है वो कौन सा रहता है? वो रहता है हमारा डाई हाइड्रोक्सी
एसीटोन, और जो एल्डिहाइड हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो बच्चों स्प्लिटिंग फेज द 6 कार्बन फ्रक्टोज, अभी तक हम कहाँ थे, 6 कार्बन पे थे। ग्लूकोज से जो हमने स्टार्ट करा था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक, अभी तक हम 6 कार्बन पे थे। लेकिन स्प्लिटिंग फेज के बाद हम कैसे हो जाएंगे, हम जब 2 में स्प्लिट करते हैं तो 3 कार्बन का डाइहाइड्रोक्सी, 3 कार्बन का ग्लिसरल्डिहाइड में स्प्लिट हो जाएंगे। is split. Now the 2,3 carbon compounds, which is glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetonate phosphate, by the help of enzyme aldolase, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5th स्टेप तक सारे एंजाइम याद होने चाहिए आपको बाय हार्ट। इतना क्लियर है? चलो फिर आते हैं हम अपनी 3rd फेज में, जो है एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी जनरेटिंग स्पेस कह सकते हो फेज। अब आप एनर्जी को रिलीज करोगे, अभी तक आपने खर्च भी कर दिया, आपने स्प्लिट कर दिया, अब आप एनर्जी को कह सकते हो रिलीज करोगे, जो मेन मोटिव था हमारे ग्लाइकोलाइसिस का, एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन करना। चलो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स, जहां भी डिहाइड्रोजिनेज आता है वहां क्या होगा, NAD प्लस रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADH में। मैंने आपको बताया था जैसे ही हम स्प्लिट करेंगे सारी रिएक्शन कैसी हो जाती है, 2 में हो जाएगी, तो 2 NAD निकलेंगे और 2 NADH को कन्वर्ट करेंगे। चलो कन्वर्ट्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को किसमें, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में। इतना क्लियर है आपको? दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट एज इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड प्रोटॉन। इतना क्लियर है आपको? एंड अ हाई एनर्जी कंपाउंड विच इज 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। अब स्टूडेंट्स ये तो था एरोबिक कंडीशंस में, अभी तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इन केसेस ऑफ एनारोबिक कंडीशन NADH passes through the electron transport chain and 6 ATP are synthesized by oxidative phosphorylation। कमिंग कह सकते हो, मैं पूरे वीडियो में आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तब ये जो रहता है हमारा एनर्जी जनरेटिंग फेज। सबसे पहले एनर्जी रिलीज होती है जब मैं ग्लिसरल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद जब मैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर रही हूँ किस में, मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तब पहली बार एटीपी रिलीज हो रही है। और इससे पहले वाले स्टेप में एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, NAD के फॉर्म में होती है। इतना क्लियर है आपको? चलो ये थी क्या, ये थी हमारी ग्लाइकोलाइसिस। अब एक इस डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स ये समझाया गया है कि ग्लूकोज तो कन्वर्ट होना है पाइरूवेट में, अगर ऑक्सीजन है तो भी, ऑक्सीजन नहीं है तो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड में। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है एंड वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड उस प्रोसेस में जो NAD किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमारे NADH में, वो उस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो प्रोसेस है जहां पे इन दी एंड हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, मतलब पाइरूवेट हमें कहां से मिला, अभी तक हम थे साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करा ग्लूकोज को पाइरूवेट में, कहा साइटोप्लाज्म में। कहा कन्वर्ट करा, साइटोप्लाज्म में, किसमें, पाइरूवेट में। अब मैंने आपको बताया था कि पाइरूवेट तो मिल गया लेकिन अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं हुआ। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता
मेरा ग्लूकोज अभी भी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं है, उसे मुझे फर्दर तोड़ना है ताकि एंड प्रोडक्ट मुझे क्या मिले, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी मेरे को पायरुवेट मिल गया, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब मैं कहाँ से भेजूंगी, अब मैं इसे भेजूंगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ भेजूंगी इसे मैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा एंड क्या प्रोसेस होगी, सिट्रिक एसिड साइकिल, और क्या कहते हैं इसे, क्रेब साइकिल। एंड क्या निकलेगा मेरा फाइनल एंड प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। यहां जाके मेरा ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो पाया है। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, जब मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये जो सब हो रहा था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था। अब अगर मेरे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तब क्या होगा, तब मुझे जो मिलेगा वो है लैक्टिक एसिड। कहाँ मिलेगा, ये मुझे मिलेगा मसल्स में। तो लैक्टिक एसिड कब मिलेगा, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको फर्मेंटेशन का बताया था। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ऑक्सीजन एब्सेंट होता है एंड एंड प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, एंड प्रोडक्ट मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट, फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट मुझे कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल मिलता है। इतना क्लियर है आपको। ये थोड़ा ब्रीफ में पिक्चर है कि पूरी प्रोसेस होती कैसे है। ग्लाइकोलाइसिस अभी हम समझ गए कि ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करा किसमें, पायरुवेट में। तो ये तो थी मेरी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है, ब्रेक कह सकते हो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। एंड ये कहाँ हुआ, ये होता है साइटोप्लाज्म में। कंप्लीट नहीं हुआ है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, क्यों, क्योंकि अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है। उसके बाद मैं इस पायरुवेट को कहाँ भेजूंगी, मैं इस पायरुवेट को भेजूंगी माइटोकॉन्ड्रिया में। इस माइटोकॉन्ड्रिया में वो किसके अंडर जाएगा, वो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल और क्या कहते हैं उसे, क्रेब साइकिल में। जैसे ही वो सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल में जाएगा, उसके बाद हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देख लेते हैं बच्चों, एनर्जेटिक्स की ग्लाइकोलाइसिस में कितनी हमने एनर्जी मिली हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एनर्जेटिक्स की कितनी एनर्जी, कितनी एटीपी हमने खर्च करी और कितनी हमें मिली। चलो, ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने कहाँ एटीपी का यूज करा, हमने यूज करा था इस स्टेप में, हमने एक एटीपी का यूज करा था। सेकेंड एटीपी का यूज हमने करा हमारी थर्ड स्टेप में, जब हमने भी एक ही एटीपी यूज करी, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे हमने एटीपी का यूज करा था, खर्च करा था। उसके बाद यहाँ पे हमें कितने एनएडी मिले, तो यहाँ पे हमें मिले थे 2 एनएडी। ठीक है, हमेशा याद रखना एनएडी से जो एनर्जी हमें मिलती है वो कितनी होती है, 3 एटीपी के फॉर्म में होती है। तो एनर्जी से हमें जो एनएडी से जो हमें एनर्जी मिली उसको हमें, और मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी हम स्प्लिट करते हैं उसके बाद हर चीज किस में हो जाएगी, 2-2 में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मिले थे 2 NADH, तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2। उसके बाद यहाँ पे हमें कितनी एटीपी मिली, और एटीपी को हमेशा कितने में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर है। तो पूरे स्टेप में यहाँ पे भी हमें क्या मिली स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें एटीपी मिली थी। तो जो हमारी पूरी स्टेप है, तो 2 बार हमें एटीपी मिली और 1 बार हमें NAD मिला और 2 बार एटीपी मैंने खर्च करी। तो पूरी जो स्टेप है वो उसकी क्या इक्वेशन होगी, तो सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ 2 into 3। ठीक है,
कि मैंने यहाँ पे कितने NAD खर्च करे। मैंने यहाँ पे 2 NAD को कन्वर्ट करा NADH में, तो 2 into 3। उसके बाद मेरे को कितनी ATP मिली, मुझे 2 बार ATP मिली। तो टोटल क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल होता है 6 + 4 विच इज इक्वल्स टू 10 ATP मुझे किससे मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। अब मैंने एनर्जी जब खर्च करी थी तो कितनी करी थी, 2 ATP में खरी थी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 10 में से 2 माइनस कर दूंगी, तो कितनी ATP हुई मेरे पास हुई 8 ATP। तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस में अंडर एरोबिक कंडीशन मुझे कितनी ATP मिलती है, मुझे मिलती है 8 ATP। एंड अंडर एनारोबिक कंडीशन कितनी ATP मिलती है, हमें मिलती है 2 ATP। इसे बच्चों याद कर लो, रट लो, घोल लो कि एरोबिक कंडीशन में हमें कितनी ATP मिलती है, हमें मिलती है 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस से। एंड एनारोबिक कंडीशन में हमें कितनी ATP मिलती है, हमें मिलती है 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस से। इतना क्लियर है आपको, आगे बढ़े चलो। ये हम समझ गए एनर्जेटिक्स, हमने ये भी देख लिया, हमने रिएक्शंस देख लिए कि कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा। चलो अब बच्चों, बिफोर गोइंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, अभी तक हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया किस में, पायरूवेट में। एंड ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही थी माय डियर चिल्ड्रन, ये हो रही थी हमारे साइटोप्लाज्म में। तो अभी तक ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। अब हमें उसे कहाँ भेजना है, अब हमें उसे भेजना है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे, हम उसे डायरेक्टली नहीं भेज पाएंगे। तो जो प्रोसेस जो इन्वॉल्व करती है जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने का, उसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। अभी मेरा पायरूवेट कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस से कहाँ जा रहा है, क्रेब्स साइकिल में, जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। हमारे ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन क्या थी, तो ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन होती है साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल की लोकेशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बेसिक क्लियर है आपको। चलो देख लेते हैं कि होता क्या है जब हमारा पायरूवेट कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या है, जो ए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है हमारा पायरूवेट। क्या है हमारा, पायरूवेट। और ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला था ग्लाइकोलाइसिस से। कहाँ से मिला, ग्लाइकोलाइसिस से। एंड ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो चीज है, ये जो पूरी चीज है, ये क्या है, ये है मेरा साइटोप्लाज्म। इसको लेबल कर दूं, ये है मेरा ये है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से मुझे इसे कहाँ भेजना है, मुझे इसे भेजना है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये सब कहाँ है, ये सब है माइटोकॉन्ड्रिया में। भेज दें इसे माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने से पहले मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे जरूरत है कोएंजाइम ए की। किसकी जरूरत है मुझे जरूरत है कोएंजाइम ए की। कोएंजाइम ए जब मैं अपने रिएक्शन में ऐड कराती हूं तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। कहाँ मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कंटिन्यू करेगा मेरी सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। अब बच्चों, जब मैं कन्वर्ट करती हूं अपने पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में, उसमें जो एनर्जी का रिलीज होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज फायदा कौन उठाएगा, मेरे NAD भाई साहब। ये जो मेरे NAD+ भाई साहब हैं, ये सबसे ज्यादा उसका फायदा उठाएंगे
और फौरन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaDH में। फौरन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaDH में। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हुआ मेरे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो गया, मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन जो मुझे चाहिए था मिल गया मुझे कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिंक रिएक्शन से मुझे क्या होता है, मेरा पायरुवेट साइटोप्लाज्म से कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और मुझे उसके लिए क्या चाहिए एंजाइम, उसके लिए जो एंजाइम मुझे चाहिए वो है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए की मदद से वो कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उस रिएक्शन में क्या मिलेगा मुझे, NAD+, जो किसमें कन्वर्ट होगा, मेरे NADH में। और मुझे क्या मिली, एनर्जी, किस फॉर्म में, NADH के फॉर्म में। जो मेरा पूरा मोटिव था क्या कि मुझे एनर्जी चाहिए ताकि मैं सारे काम कर सकूं, तो वो मुझे मिल गई इस रिएक्शन के थ्रू। अब सिट्रिक एसिड साइकिल में कंप्लीट होती है ये पूरी प्रोसेस ब्रेकडाउन की हमारी ग्लूकोज की, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे मिलेगी वो मुझे कहां से मिलेगी, वो मुझे मिलेगी सिट्रिक एसिड साइकिल में, जो है हमारी क्रेब साइकिल। ये क्लियर है आपको। चलो आते हैं हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल पे। तो ये रही मेरी सिट्रिक एसिड साइकिल, जो किसने दी थी, इट वॉज प्रपोज्ड बाय हैंस अडोल्फ क्रेब। तभी उसका नाम क्या है, क्रेब साइकिल। और उसे क्या कहते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये किसने दी थी, ये दी थी हमारे हैंस एडोल्फ क्रेब ने। इतना क्लियर है आपको। चलो इतना क्लियर है, लेट्स मूव फर्दर। अब होता क्या है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारी जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ होती है। तो क्रेब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, क्रेब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना क्लियर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारी क्रेब साइकिल NADH और प्रोटॉन्स रिलीज करती है, वो कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स, वो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अब होता क्या है पूरे हमारे सिट्रिक एसिड और ये क्रेब साइकिल में, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि कौन इनिशिएट करेगा मेरी क्रेब साइकिल, मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो मुझे कहां से मिला था, मुझे मिला था मेरे लिंक रिएक्शन से। यहाँ पे क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो मुझे किससे मिला, लिंक रिएक्शन से। किसमें, कहां से मिला, पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट करा हमने, एसिटाइल कोएंजाइम में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोएंजाइम ए। और एनर्जी रिलीज हुई किस फॉर्म में, NADH के फॉर्म में। और भाई साहब क्या निकले हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड। बार बार मैं बोल रही हूं बिकॉज ये लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब हो क्या रहा है। साइटोप्लाज्म से कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा स्टूडेंट्स, वो कहां जाएगा, हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में। ये आ गए हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में भाई साहब। अब हम खेलते हैं इसके साथ। तो चलो एसिटाइल कोएंजाइम ए को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, उसको कन्वर्ट करेंगे हम सिट्रेट में। उसके बाद किस में कन्वर्ट करेंगे, आइसोसिट्रेट में। किस में कन्वर्ट करेंगे, आइसोसिट्रेट में। फिर बच्चों कन्वर्ट जब हम करते हैं उसे अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, तो हमें सबसे पहला क्या मिलेगा, सबसे पहला हमें NADH मिलेगा। NADH के फॉर्म में सबसे पहले एनर्जी मिलती है जब हम आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। और साथ में क्या मिलेंगे, प्रोटॉन्स।
जैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट करा, क्या रिलीज होगा पहली बार? कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलो, अल्फा कीटो ग्लूटरेट मिल गया हमें, क्या मिल गया? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, और इस प्रोसेस में भी हमें क्या मिलेगी? NaDH, और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मिल गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में। जब हम सक्सिनाइल कोएंजाइम में को किस में कन्वर्ट करते हैं? सक्सिनेट में। तो जिस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में है? वो है हमारे GTP के फॉर्म में, जो ATP का ही एक दूसरा फॉर्म है। इतना क्लियर है? फिर से याद करते हैं, चलो। एसिटाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हुआ? सिट्रेट में। फिर किस में कन्वर्ट करा उसे हमने? आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट से याद रखो, जब सबसे पहले आइसोसिट्रेट को हम कन्वर्ट करते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, तो पहली बार क्या मिलती है हमें? NaDH, और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलो, आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर दिया हमने अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे उसे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। जैसे हम उसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं, तो दूसरी बार क्या रिलीज होगी हमारी? NaDH, और क्या रिलीज होगा स्टूडेंट्स? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सक्सिनेट में। तो किस फॉर्म में एनर्जी मिलेगी हमें? GTP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। अब सक्सिनेट आ गया। अब सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्यूमरेट में। किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्यूमरेट में। तब है ना हमें जो मिलेगा, क्या मिलता है हमें? FADH। क्या मिलेगा हमें? FADH। अब फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया, अब होगा वो किस में कन्वर्ट? मैलेट में। किस में कन्वर्ट होगा? फ्यूमरेट, फिर मैलेट, और सबसे लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसीटेट, और वापस से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरी स्टेप में भी हमें क्या मिलती है? NaDH। तो टोटल कितनी बार NaDH से हमें एनर्जी मिली? सबसे पहले हमें आइसोसिट्रेट के कन्वर्जन में मिली, उसके बाद हमें अल्फा कीटो ग्लूटरेट के कन्वर्जन में मिली, फिर हमें मिली मैलेट को जब हमने ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करा। तो कब कब हमें NaDH मिलता है ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। जब हम सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करते हैं तब क्या मिलता है? FADH। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? GTP। इतना क्लियर है आपको? तो ये था ऑल अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल, और हमारे ग्लूकोज का अच्छे से ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि भाई साहब अब निकल गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और खत्म हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। जो मकसद था मेरे एरोबिक रेस्पिरेशन का वो खत्म हो गया। जो सिलसिला शुरू हुआ था साइटोप्लाज्म से वो खत्म हो गया सिट्रिक एसिड साइकिल में आकर। इतना क्लियर है आपको? चलो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि बहुत सारे विटामिन्स का इंपॉर्टेंट रोल है हमारी क्रेब साइकिल में। तो कौन कौन से ये विटामिन्स हैं जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो चलो 4B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आर एसेंशियल। तो 4B कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन्स हैं वो बहुत ही एसेंशियल हैं। किसके लिए? हमारी क्रेब साइकिल के लिए। सबसे पहला कौन सा? थायमीन। थायमीन क्या करता है? इट इज अ कोएंजाइम फॉर अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो थायमीन किसका है कोएंजाइम? थायमीन है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। जहां पे भी NaDH रिलीज हुआ है, जहां पे भी NaDH रिलीज हुआ है वहां आंख बंद करके एंजाइम कौन सा आएगा? डिहाइड्रोजिनेज। वेरी गुड। जहां जहां पे भी हमारा NaDH रिलीज होता है चुपचाप एंजाइम लिख देना वहां पे कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज। चलो उसके बाद आते हैं सेकंड, राइबोफ्लाविन। नाउ राइबोफ्लाविन एक्ट्स एज एन कोएंजाइम फॉर द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज।
तो राइबोफ्लाविन किसका कोएंजाइम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। उसके बाद आते हैं नियासिन। तो नियासिन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। इतना क्लियर है? तो तीन कौन सी चीजों का रहता है हमारा नियासिन? तो वो रहता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ फोर्थ आते हैं हम पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड किस में काम आता है? तो इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम फॉर द एक्टिव कार्बोक्सिलिक रेसिड्यूज, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से विटामिन किस किस एंजाइम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो ले लिया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स की टोटल एनर्जी कितनी मिलनी हमें पूरे ब्रेकडाउन में। हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एनर्जी मिल रही थी, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें मिली थी 8 ATP। कैसे? क्योंकि हमने इक्वेशन देख ली अभी थोड़ी देर पहले, आओ फिर से देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को जब हमने कन्वर्ट करा था किस में बच्चों, तब हमें क्या मिला था? हमें NADH मिला था। और NADH कितने मिले थे? 2 NADH मिले थे। तो 2 NADH से कितने हमें एनर्जी मिली? तो 2 NADH से जो हमें ATP मिलती है वो है 6 ATP। उसके बाद हमें फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो था उससे मिली थी 2 ATP। पायरुवेट काइनेज जो सबसे लास्ट स्टेप थी फॉस्फोइनोल पायरुवेट को जब हम पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे थे तब मिली थी हमें 2 ATP। इतना क्लियर है आपको? चलो उसके बाद ये तो टोटल हो गई 10 ATP। हमने 2 ATP का खर्च करा था पहली और तीसरी स्टेप में। तो 10 ATP माइनस 2 ATP कितने होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं हमारे टोटल 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट ATP का सिंथेसिस कितना था? तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जो नेट ATP हमें मिल रही थी वो थी 8 ATP। इतना क्लियर है? कितना आसान है मैम, पता नहीं अभी तक हमें क्यों ही डिफिकल्ट लगता था, है ना? चलो उसके बाद अब हम आते हैं स्टूडेंट्स हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल में। यहाँ पे हमें 3 बार क्या मिला है? NADH। कितनी बार? 3 बार NADH मिला है। तो पहली बार कहाँ मिला? पहली बार हमें मिला आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज में, तो कितना हुआ? 6 ATP। फिर अल्फा कीटोग्लूटरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज में कितनी मिली? 6 ATP। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम सक्सिनेट थायोकाइनेज फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे हमें मिलती है 2 ATP। उसके बाद आते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में जहाँ पे हमें FADH मिल रहा था स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो एनर्जी का गेन हुआ वो था 4 ATP का। उसके बाद आते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेज में। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो था हमारा NADH वापस से तब कितनी मिली? 6 ATP। तो यहाँ पे थी हमारी 6 ATP। उसके बाद हमें यहाँ पे मिली, उसके बाद फिर से NADH से कितनी ATP मिली? 6 ATP। तो टोटल ATP का प्रोडक्शन कितना हुआ था हमारे क्रेब साइकिल में? तो टोटल ATP का प्रोडक्शन क्रेब साइकिल में होता है 38 ATP का। कितनी ATP का? 38 ATP का। इतना क्लियर है आपको? उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी मिलती है हमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें मिलती है 2 ATP। कितनी मिलती है एनारोबिक में? 2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस से कितनी मिली हमें? ग्लाइकोलाइसिस से हमें मिली 8 ATP एंड TCA साइकिल क्रेब साइकिल से हमें कितनी मिली? 38 ATP। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी मिलती है स्टूडेंट्स? 2 ATP। इतना क्लियर है आपको? तो चलो ये था ऑल अबाउट हमारा ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल।
स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड बच्चों, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स अब लाया है अपना खुद का चैनल। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट विजिट www.magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ऐसा एक पेज ओपन अप होगा, आपको बस सेलेक्ट करना है अपना मीडियम। जैसे ही आप मीडियम सेलेक्ट करोगे, आपको अगर मेरे बायोटेक के वीडियोस देखने हैं, जल्दी से क्लिक ऑन बायोटेक एंड वॉच नाउ। आपके पास मेरे पूरे वीडियोस अवेलेबल होंगे, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, सिलेबस वाइज ओवरव्यू है, हर चीज अवेलेबल है स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल एकदम मुफ्त, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक प्ले बटन आएगा, उस प्ले बटन पे क्लिक करना है एंड आप मेरी पूरी वीडियो घर बैठे सर्व कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे एंड सारी वीडियो आ जाएगी। आपको तो पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है एकदम फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के लिए, ओनली एंड ओनली फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।